लिखा होगा कि वो सीनियर सिटीजन है, वो टीचर है, उसकी एज के बारे में, डिसेबिलिटी के बारे में क्वेश्चन के शुरू में वाली लाइन में लिखा होगा। जहाँ पे क्वेश्चन के शुरू में लिखा हुआ जी वो एक टीचर है, टीचर को आपने 25% कंसेशन देनी है सैलरी इनकम पर। सबसे पहले जी बेसिक सैलरी है 16,50,000 फुली टैक्सेबल है, 16,50,000 फुली टैक्सेबल है जी बेसिक सैलरी। उसके बाद क्वालिफिकेशन पे फुली टैक्सेबल है, क्वालिफिकेशन पे आपने पढ़ा है जी एमफिल अलाउंस और पीएचडी अलाउंस के नाम से, साथ लीग में ये भी दिया हुआ था क्वालिफिकेशन पे 2 लाख फुली टैक्सेबल है। हाउस रेंट अलाउंस अगर किसी को मिलता है तो फुली टैक्सेबल है। हाउस रेंट अलाउंस है 6,24,600। ऊपर का अलाउड हिज पर्सनल कार फॉर ऑफिशियल यूज, अपनी जाती कार वो दफ्तर के इस्तेमाल में लेकर आ रहा है, अपनी जाती कार को दफ्तर में इस्तेमाल कर रहा है। रीइंबर्समेंट ऑफ कार रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹1,20,000, उसको कंपनी की तरफ से 1,20,000 रुपया मिला है जो कार पर उसके एक्सपेंस आए थे। 10% ऑफ दीज एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर पर्सनल यूज, सिर्फ ये बेनिफिट हुआ उसे। कार जाती थी कोई बेनिफिट नहीं है, कार के 1,20,000 के एक्सपेंडिचर रीइंबर्स हुए वो बेनिफिट था, लेकिन उसमें से सिर्फ 10% जाती कामों में खर्च हुए हैं, बाकी तो सारे बिजनेस पर्पस के लिए। इसका मतलब सिर्फ 10% का फायदा हो रहा है। तो ये आपने कहा कि कार मेंटेनेंस एक्सपेंसेस रीइंबर्स्ड 10% उसका पर्सनल यूज है ना, फॉर पर्सनल यूज, वो सिर्फ टैक्सेबल होगा। सिर्फ 10% उसने जाती कामों में खर्च किए हैं जी, 1,20,000 का 10% देंगे तो 12,000 रुपये आएगा, सिर्फ ये टैक्सेबल होगा। कार तो जाती है वो तो बेनिफिट नहीं है। एक्सपेंसिव की जो रीइंबर्स हुए हैं वो सारे उसने जाती कामों में तो नहीं खर्च किए, सिर्फ 10% जाती कामों में खर्च किया तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट टाइम हम अभी कह रहे हैं जी रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, तो आपने रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की हैडी नहीं है, और रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के बारे में आपने पढ़ा, इसके रिलेटेड 4 आइटम्स होती है जो आमतौर पर 3 गिवन होंगी। रिसीट ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस आमतौर पर गिवन नहीं होता है। आपने प्रोविडेंट फंड रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है उसकी हेडिंग दे दी, इसमें 3 चीजें देखिए दी हुई हैं। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, फॉर्मेट में इसकी मैं टेबल आपको समझा चुका हूं। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट क्रेडिटेड। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है बेटा 1,65,000, यस सर। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी 1,65,000 है, और इंटरेस्ट क्रेडिटेड के बारे में लिखा हुआ है 20% है, और ये 66,000 बनता है। अब रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की ट्रीटमेंट 2 बार बल्कि 3 बार आपको याद करवाई है। एक बार जब फॉर्मेट किया था, एक बार जब परकोजिट्स का क्वेश्चन किया था, और एक बार प्रोविडेंट फंड का सेपरेट क्वेश्चन भी हमने किया। 3 बार आपने याद करनी है, जिसमें आपने पढ़ा है टैक्स ट्रीटमेंट के एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है, तो ये यहाँ पर टैक्सेबल नहीं होती है, ऑलरेडी 16,50,000 में शामिल है। एम्प्लॉयर जो आपके लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है इट इज एग्जेम्प्ट अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी, लेस एग्जेम्प्ट अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी 16,50,000 है, उसका 10% लें तो ये 1,65,000 ही आ जाता है। तो 1,65,000 में से 1,65,000 एग्जैक्ट होगा तो 0 बचा दें। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट में देख लें 10% बेसिक सैलरी का एग्जैक्ट है, यहाँ 1/3 ऑफ सैलरी, यहाँ 10% ऑफ बेसिक सैलरी, whichever is less। 1/3 ऑफ सैलरी तो तकरीबन इसका 1/3 है तो तकरीबन 5 लाख रुपए बन जाता है, 6 लाख रुपए। तो 10% ऑफ बेसिक सैलरी 1,65,000 आता है, वो एग्जैक्ट होगा। इंटरेस्ट क्रेडिटेड के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड 16% तक एग्जैम्प्ट है। इंटरेस्ट क्रेडिटेड एग्जैम्प्ट अप टू 16%। 16% किसका? तब भी मैंने समझाया था कि एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का
इंटरेस्ट किस पर मिलता है प्रोविडेंट फंड में? प्रोविडेंट फंड में इंटरेस्ट मिलता है एम्प्लॉय के पैसों से और एम्प्लॉयर के पैसों को मिलाकर जो रकम आती है। 1,65,000 एम्प्लॉय का, 1,65,000 एम्प्लॉयर का, कुल रकम कितनी जमा हो गई? 3,30,000। देखिए 3,30,000 का 20% मिल रहा है आपको। देखिए क्या क्या कैसे में देखें जरा, बुक पे देखें जरा, 20% मिल रहा है आपको, 66,000 मिल रहा है। जबकि एग्जाम कितना है? 16% तक, 16% तक एग्जाम है, बाकी सारा टैक्सेबल है। 16% इधर है इसका, 3,30,000 का 16%, 52,800। 52,800। यस सर। ये एग्जाम है, 52,800 एग्जाम है, 16% तक एग्जाम है। तो 16% किसका? 3,30,000 का। यस सर। वो है 52,800, 66 आपको मिल रहा है, उसमें से 52,800 एग्जाम में, तो बाकी कितना बचा? 13,200। 13,200 टैक्सेबल हो जाएगा। यस सर। 13,200 टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द एम्प्लॉयर, बुक पे ध्यान रखना है, बुक पे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द, इसकी दो ट्रीटमेंट होनी है। एक तो आपकी लाइफ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस पेड बाय एम्प्लॉयर। एक तो एम्प्लॉय की लाइफ इंश्योरेंस है और पे कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर। बेनिफिट होगा कि नहीं? टैक्सेबल हो जाएगा। और दूसरी ट्रीटमेंट इसकी पता क्या है? मैंने इसको मार्क किया, शाबाश। एवरेज रिलीफ में भी लाइफ इंश्योरेंस आती है। लाइफ इंश्योरेंस चाहे एम्प्लॉय अपनी खुद करवाए, चाहे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की लाइफ इंश्योरेंस करवाए, लाइफ इंश्योरेंस के बदले में एवरेज रिलीफ मिलती है। याद है एक पॉइंट में 3 पॉइंट आते थे, एक ही पॉइंट में 3 पॉइंट थे, लाइफ इंश्योरेंस का भी, इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक कंपनी शेयर्स भी, और स्पूक्स बॉन्ड्स परचेज, तीनों एक ही पॉइंट में आते हैं। इस पर एवरेज रिलीफ मिलती है। उसके बाद ग्रांट रिसीव फ्रॉम बेनोवलेंट फंड। बेनोवलेंट फंड आपको मिला है, फुली एग्जैम्प्ट है। बहबूद फंड इसको कहते हैं, मैंने तभी समझाया था आपको। एक सरकारी मुलाजमीन को आमतौर पे मिलता है, उनकी सैलरी में से पैसे कटते हैं, फिर उन्हें पैसे मिलते हैं कि बेटी की शादी के वक्त, बच्चों की एजुकेशन जब वो मैट्रिक क्रॉस कर दें उसके बाद उन्हें मिलता है। फिर घर में से किसी की जो आपकी कफालत में है, माँ बाप बीवी बच्चों में से किसी की डेथ हो जाए, तो ये बेनोवलेंट फंड उनके फ्यूनरल चार्जेस की मद में मिलता है। तो किसी को भी अगर ग्रांट मिली है बेनोवलेंट फंड की तो फुली एग्जैम्प्ट है। बेनोवलेंट फंड की अगर आपको ग्रांट मिली है तो फुली एग्जैम्प्ट है। उसको लिखा हुआ जी रीएम्बर्समेंट ऑफ एंटरटेनमेंट बिल्स। और रीएम्बर्समेंट ऑफ एंटरटेनमेंट बिल्स अगर ये एक्चुअल एक्सपेंडिचर है जो आपने ऑफिशियल पर्पस के लिए किया है तो ये फुली एग्जैम्प्ट है। रीइंबर्समेंट ऑफ एंटरटेनमेंट बिल्स। एंटरटेनमेंट बिल्स का रीइंबर्स हो जाना मतलब एक्चुअल बिल थे रीइंबर्स हो गए, एक्चुअल एक्सपेंसेस थे रीइंबर्स हो गए, फुली एग्जैम्प्ट है। उसके बाद परफॉर्मेंस अवार्ड है, परफॉर्मेंस अवार्ड, एफिशिएंसी, ऑनरेरियम, इंसेंटिव अवार्ड, सबका एक ही मतलब है, ये फुली टैक्सेबल है जी 28,000। उसके बाद इंटरनेट यूजेज बिल रीइंबर्स। इंटरनेट यूजेज बिल रीइंबर्स वैसे तो टैक्सेबल होना था अगर ये पर्सनल यूज में होता, ये ऑफिशियल यूज के लिए इंटरनेट आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये फुली एग्जैम्प्ट है। उसके बाद फ्री गैस, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी या नीचे लिखा हुआ ब्रैकेट में बकायदा एम्प्लॉयर प्रोवाइड सर्विसेज फ्रॉम हिज ओन रिसोर्सेज। हमने पढ़ा है कोई भी वसाइल अगर अपने रिसोर्सेज से प्रोवाइड किया जाए तो फुली एग्जैम्प्ट है। ये फ्री लफ्ज़ लिखने की वजह से नहीं है, जो अपने वसाइल से प्रोवाइड कर रहा है ना उसकी वजह से एग्जैम्प्ट है। फ्री गैस, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है जी अपने वसाइल से, 50,000 फुली एग्जैम्प्ट हो जाए। खुद जनरेट कर रहा है ना गैस पानी की सब अपने वसाइल से प्रोवाइड कर रहा है। जैसे मास्टर सिटी वाले मास्टर्स में एग्जाम्पल आपको कई बार दे रहा हूँ तो ये हाउसिंग सोसाइटी वाले जब हाउसिंग सोसाइटी बनती है तो उनके पास बिजली की सहूलत नहीं होती। मैंने आपको कंपनी बताई है जी क्रिसेंट बाहुमान, उन्होंने अपने बिजली के प्लांट लगाए हुए जिसमें अपने मुलाजमीन को घरों में फ्री बिजली देते हैं, सामना अमाउंट चार्ज करते हैं, खुद बिजली जनरेट करना,
खुद पानी की सहूलत, पानी का इंतजाम करके मुलाजमीन को पानी की सहूलत प्रोवाइड करना। अगर गैस की सहूलत तो कंपनी दे सकती है, स्वीगैस कंपनी अपने वसाइल से स्वीगैस प्रोवाइड करती है अपने मुलाजमीन को, तो ये भी क्या है, फुली एग्जाम है, अपने वसाइल से प्रोवाइड किया जाए। प्रॉफिट ऑन स्पेकुलेशन बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस में लिखा जाएगा। शेयर फ्रॉम ईओपी, शेयर फ्रॉम ईओपी जो है वो टोटल इनकम में, एक्चुअल इनकम में ऐड होता है। इनकम फ्रॉम फ्रूट प्रोसेसिंग बिजनेस सेटअप इन बलूचिस्तान, इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगा। प्रॉफिट ऑन डेट मार्कअप ऑन हाउसिंग फाइनेंस, ये टोटल इनकम में से माइनस होती है। रेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगी, पूरी एग्जैक्ट होनी है। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यहाँ पे पढ़ चुके हैं, स्टेप नंबर 8 में आना है। गेन ऑन सेल ऑफ प्लॉट होल्डिंग पीरियड लेस देन 4 ईयर, ये इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन की आइटम है। उसके बाद होंडा सिटी कार ट्रांसफर्ड बाय एम्प्लॉयर हैविंग फेयर मार्केट वैल्यू 15 लाख फॉर रुपीस 13,50,000। कार कंपनी ने दी है आपको 15 लाख वाली कार 13.5 लाख में दी है। Yes, sir. Benefit. कन्वेंस नहीं है, कन्वेंस फैसिलिटी नहीं है कि कार दे दी इस्तेमाल करने के लिए, पर्सनल यूज के लिए। ये एसेट हमेशा के लिए दे दिया गया है, एसेट हमेशा के लिए आपको दे दिया गया है। ये नहीं लिखा ऑफिशियल यूज, पर्सनल यूज। ये कार जितनी सस्ती आपको कंपनी ने दी है ना, उतनी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो टैक्सेबल हो जाएगा। कार प्रोवाइडेड एट लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू, कार प्रोवाइडेड एट Less than fair market value, sir. मार्केट में रेट था 15 लाख, कंपनी ने आपको दे दिया 13,50,000 में। कितना फायदा हो गया? 1,50,000 लाख का जो फायदा है वो टैक्सेबल हो जाएगा। 1,50,000 लाख का जो फायदा हुआ ये टैक्सेबल हो जाएगा। ये कार इस्तेमाल करने के लिए नहीं दी, जिसे हम कन्वेंस फैसिलिटी कहते हैं। कार इस्तेमाल करने के लिए नहीं दी गई, जिसे हम कन्वेंस फैसिलिटी कहते हैं। ये कार हमेशा के लिए आपको दे दी गई। मतलब प्राइस ऑन प्राइस बॉन्ड, इस पर 15% टैक्स है एफटीआर में। मतलब डोनेशन टू इलामा इकबाल, इस पर एवरेज लीव मिलेगी। कंट्रीब्यूशन टू द अप्रूव्ड पेंशन फंड ड्यूरिंग द ईयर, इस पर की एवरेज लीव मिलेगी। परचेज ऑफ शेयर फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज, याद रखें स्टॉक एक्सचेंज से शेयर खरीदेंगे कोई रिलीफ नहीं है। हमने पढ़ा था इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक कंपनी शेयर्स पर रिलीफ दे दिए। अगर शेयर खरीदने वाला ओरिजिनल अलॉटी है, ओरिजिनल अलॉटिंग मतलब जिसने डायरेक्ट कंपनी से शेयर खरीदे हैं। स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी शेयर नहीं बेचती, लोग शेयर बेचते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज से अगर आपने शेयर खरीदे हैं तो आप ओरिजिनल अलॉटी नहीं है। अगर आप ओरिजिनल अलॉटी नहीं है तो आपको इसके बदले में कोई रिलीफ नहीं मिलेगी। उसके बाद लिखा हुआ है आफ्टर कंप्यूटिंग द टैक्सेबल इनकम ऑफ हिज टैक्स लायबिलिटी में आल्सो भी कंप्यूटेड, टैक्सेबल इनकम भी निकालें और टैक्स लायबिलिटी भी कैलकुलेट करें। तो यहाँ तक कैलकुलेट करें उसकी टोटल सैलरी इनकम कितनी आती है, यहाँ तक कैलकुलेट करें टोटल सैलरी इनकम कितनी आती है। समझ नहीं आती है। 27 लाख 12,800 उसकी 27 लाख 27,000 मोबाइल टोटल सैलरी इनकम आती है 27,07,000। 27,27,000 आता है। अच्छा एक थोड़ी सी ना मेरी बात में ध्यान से, थोड़ी सी हम मिस्टेक यहाँ पर करते हैं, इधर देखने का ध्यान रखना। 27,12,000। इधर देखें ध्यान से, ये 27,27,800 जो मिस्टेक हमने किया वो देखें जरा ध्यान से। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 1,65,000 फुली एग्जाम्ड है। Yes, sir. एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आपने भी किसी ने बताया, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एग्जाम्ड है अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी और 1,50,000। यस सर। लिमिट थी 1,50,000 की, मैक्सिमम लिमिट 1,50,000 है। देखिए फॉर्मेट में मैंने समझाया हुआ आपको, मैंने 3 दफा समझाया हुआ है। यस सर। देखिए शाबाश, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 10% ऑफ बेसिक सैलरी एग्जाम्ड है या मैक्सिमम ऑफ 1,50,000। फॉर्मेट में देख रहे हैं, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। फॉर्मेट में हमने पढ़ा कि 10% ऑफ बेसिक सैलरी और 1,50,000 विच एवर इज लेस 1,50,000 मैक्सिमम माइनस होना है। जब 1,50,000 मैक्सिमम माइनस होगा तो 1,65,000 ही माइनस होगा, फिर 1,50,000 माइनस होगा। यस सर। तो बाकी जो 15,000 है ये टैक्सेबल हो जाएगा। इसका हमने पढ़ा था 1/3 ऑफ सैलरी, इसकी मैक्सिमम लिमिट थी 1,50,000। जब आपने एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन माइनस करना है तो 1,50,000 से माइनस ज्यादा माइनस नहीं होगा। तो 10% तो रूल है ये,
लेकिन अगर 1,50,000 से बढ़ गया तो आपने 1,50,000 ही माइनस कर दिया। तो ये टोटल सैलरी हमारे की 27,27,800 27,27,800 सैलरी खत्म हो गई। उसके बाद प्रॉपर्टी हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा है, कोई प्रॉपर्टी इनकम नहीं है। उसके बाद आते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस। एक इनकम है इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस सेक्शन 18। हाँ जी, कौन सी इनकम फ्रॉम बिजनेस? क्योंकि दो है, दो है। इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस, प्रॉफिट है फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस, प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस कितना है? 60,000 टैक्सेबल है। उसके बाद इनकम फ्रॉम फूड प्रोसेसिंग बिजनेस, अब क्योंकि ये बलोचिस्तान में है ना तो इस वजह से एग्जाम्प्ट है। खाना देते हैं अगर ये पंजाब में केपीके में या किसी और सूबे में होगा तो फुली टैक्सेबल होना था। इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन फूड प्रोसेसिंग बिजनेस सेटअप इन बलोचिस्तान कितनी अमाउंट है जिसकी? 70,000 फुली एग्जाम्प्ट है। यहाँ तक आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस भी कंप्लीट हो गया। इनकम फ्रॉम बिजनेस के बाद देखिए सैलरी हो गई, प्रॉपर्टी नहीं है, बिजनेस लिख लिया। बिजनेस के बाद कैपिटल गेन। कैपिटल गेन के बताएं कौन कौन से आइटम है जिनको मार किया हुआ हमने? कैपिटल गेन सेक्शन 37 गेन ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी होल्डिंग पीरियड लेस देन 4 ईयर। गेन ऑन सेल ऑफ less than less than 4 year holding period है, less than 4 year holding period है। period tax under separate block of income। आपने फॉर्मेट में बकायदा टेबल भी पढ़ा हुआ है, फॉर्मेट निकालें जरा, इसको रिलेट करें उसके साथ। फॉर्मेट में बकायदा आपने कैपिटल गेन में भी टेबल बनाया हुआ है कि अगर होल्डिंग पीरियड 12 मंथ से ज्यादा 24 मंथ से कम हुआ तो इसकी कितनी अमाउंट लेनी है जी? 75% अमाउंट लेनी। अगर 12 महीने से कम है तो 100% अमाउंट, 12 महीने से ज्यादा 24 महीने से कम है तो 75% अमाउंट, 2 साल 24 महीने से ज्यादा लेकिन 3 साल से कम है तो 50% अमाउंट, 3 साल से ज्यादा लेकिन 4 साल से कम हुआ तो उसकी कितनी रकम लेनी है? 25% रकम लेनी है। और इस पर टैक्स कितना लगेगा? 3.5%। 50 लाख तक गेन हुआ तो टैक्स लगेगा 3.5%। अब हम इसका सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में डालकर इसका कितने फीसद देंगे? पहले 25% देंगे, फिर इस पर 3.5% टैक्स कैलकुलेट करेंगे। 3 लाख है ये। कैपिटल गेन देखिए और कोई आइटम तो नहीं है इसके अलावा? कैपिटल गेन के अलावा और कोई आइटम नहीं है। उसके बाद आ जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सेक्शन 39 रेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। कितनी अमाउंट है? 90,000 ये फुल एग्जाम्प्ट है। एग्रीकल्चर लैंड को एग्रीकल्चर पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाए तो फुल एग्जाम्प्ट है। तो यहाँ तक हमने सारे सोर्स ऑफ इनकम लिख लिए हैं। सैलरी भी, प्रॉपर्टी ली थी, बिजनेस लिख लिया, कैपिटल गेन लिख लिया, अदर सोर्सेज लिख लिया। तो यहाँ तक सारे सोर्स ऑफ इनकम ऐड करें तो आपके पास टोटल इनकम आ जाएगी। टोटल इनकम यहाँ पर आपके पास आ गई। जी बताएं शाबाश, टोटल इनकम कितनी आएगी जी? 27,80,800 ये आपके पास टोटल इनकम आ गई। टोटल इनकम आ गई। अब टोटल इनकम में से 5 चीजें माइनस होती हैं। 4 अब रह गई है ना, पहले 5 माइनस होती थी, अब 4 माइनस होनी है। ज़कात डिडक्टेड पैसे में, डोनेशन वैसे अब यहाँ से शिफ्ट हो गई है एवरेज के लिए। उसके बाद प्रॉफिट ऑन डेट मार्कअप ऑन हाउसिंग फाइनेंस कुछ पैसे में है। प्रॉफिट ऑन डेट
मार्कअप ऑन हाउसिंग फाइनेंस कितनी अमाउंट है? वो माइनस हो रही है। चिल्ड्रन एजुकेशन फीस वैसे नहीं है, टोटल इनकम में से 80,000 माइनस होगा तो आ जाएगी एक्चुअल टैक्सेबल। 27 लाख 7,800 या आपके पास आ गई थी एक्चुअल टैक्सेबल इनकम। एक्चुअल टैक्सेबल इनकम आ गई थी। एक्चुअल टैक्सेबल इनकम में अब आप ऐड करते हैं शेयर फ्रॉम एओपी। तो इस क्वेश्चन में शेयर फ्रॉम एओपी भी है, इस क्वेश्चन में शेयर फ्रॉम एओपी भी है 1 लाख रुपीस। तो अब आपके पास आएगी कि टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस। तो आपके पास टैक्सेबल इनकम और रेट पर्पस आ जाएगी तो आपने इसका टोटल कर लेना है, डबल लाइन लगा लेनी है, इसमें और कोई अमाउंट ऐड नहीं है। यहाँ से कंप्यूटेशन का पोर्शन शुरू हो जाएगा जी। फर्स्ट स्टेप है जी, इस अमाउंट पर आपने टैक्स कैलकुलेट करना है। यस सर। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल। देखिए बेटा ये 28,07,800 की स्लैब में आ रहा है। 28,07,800 की स्लैब में आ रहा है जी। फिफ्थ वाली स्लैब में नहीं, इसके यानी 25 लाख से लेकर 35 लाख तक। 25 लाख तक से लेकर 35 लाख तक की रेंज है जी। उसका फिक्स टैक्स है 1,95,000। 25 लाख से ये स्लैब शुरू हो रही है, 25 लाख तक का फिक्स टैक्स है 1,95,000। यस तो सर। फिर लिखा हुआ है 25 लाख से जितनी इनकम ज्यादा है 28,07,800। ये 25 लाख से कितना ज्यादा है जी? 3,07,800 ज्यादा है। जितनी अमाउंट 25 लाख से ज्यादा है उस पर कितना टैक्स है? 17.5% सर। 17.5%। 53,865। तो ये आपके पास रेट पर्पल वाला टैक्स आ जाएगा। 53,865 रेट पर्पल वाला टैक्स आ जाएगा। तो 1,95,000 में से ऐड करें, 1,95,000 फिक्स टैक्स था, उसमें 53,865 ऐड करें, बताएं कितना टैक्स आता है? 2,48,865। 2,48,865। 865। ये रेट पर्पल वाला टैक्स आ गया। ये रेट पर्पल वाला टैक्स है, ये रेट पर्पल वाली इनकम है। यस सर। हमें टैक्स चाहिए एक्चुअल इनकम पर। तो स्टेप नंबर 2 है जी कंप्यूटेशन ऑफ एक्चुअल टैक्स पेएबल। कंपनी की तरफ से गिर गया टैक्स। कंप्यूटेशन ऑफ एक्चुअल टैक्स पेएबल। एक्चुअल टैक्स पेएबल कैसे कैलकुलेट करना है जी हमने? एक्चुअल टैक्स पेएबल कैसे कैलकुलेट करना है? रेट पर्पल वाले टैक्स को रेट पर्पल वाले टैक्स को डिवाइड करना है रेट पर्पल वाली इनकम के साथ। और किस पर टैक्स कैलकुलेट करना है जी हमें? एक्चुअल टैक्स पर इनकम पर, उससे मल्टीप्लाई कर 27,07,800। ये टैक्स है इस इनकम का, डिवाइड करेंगे तो 1 रुपए का टैक्स आ जाएगा। हमें 27,07,800 पे टैक्स कैलकुलेट करना है, उससे मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास एक्चुअल टैक्स पेएबल आ जाएगा। एक्चुअल टैक्स पेएबल देखिए कितना आता है? 2,40,000। 2,40,000 ये आपके पास एक्चुअल टैक्स पेएबल आ गया। अब बड़े ध्यान से समझ आइए, स्टेप की पहली दफा आ रहा है जी। एक्चुअल टैक्स पेएबल ये सेकंड स्टेप था। थर्ड स्टेप है 50% कंसेशन फॉर सीनियर सिटीजन और डिसेबल पर्सन, वो इस क्वेश्चन में नहीं है। फोर्थ स्टेप है 25% कंसेशन फॉर फुल टाइम टीचर एंड रिसर्चर्स। ये क्वेश्चन देखिए, हम मिस्टर अब्दुल्ला अगर की टीचर है, यस सर। 25% हमने इसको एग्जाम्पशन देनी है, लेस 25% एग्जाम।
फॉर योर फुल टाइम टीचर्स and researchers. ये 25% हमने कैलकुलेट करना है। इसका 25%। अगर तो ये डिसेबल पर्सन या सीनियर सिटीजन होता ना तो हम इस अमाउंट का 25% ले लेते, 50% वैसे आएगा। लेकिन अब टीचर को रिबेट देनी है तो टीचर की सैलरी इनकम के टैक्स पर रिबेट देनी है। तो यहाँ हमें वर्किंग करनी पड़ेगी, टैक्स निकालना पड़ेगा, टैक्स ऑन सैलरी इनकम। देखिए बेटा ये जो टैक्स आपके सामने लिखा हुआ है ना 2,40,002 रुपए, जी सर। ये टोटल टैक्स है। टोटल टैक्स का होगा सैलरी का, बिजनेस का, कैपिटल गेन का, अदर सोर्स, सबका टैक्स है। एज अ टीचर वो सिर्फ सैलरी अर्न करता है तो उसे सैलरी के टैक्स पर ही रिबेट मिलेगा, सारे टैक्स पर रिबेट नहीं मिलेगा। सारे टैक्स पे रिबेट मिलती है जिसका मतलब आप उसको बिजनेस के टैक्स पे भी रिबेट देती, कैपिटल गेन के टैक्स पे भी रिबेट देती, अदर सोर्सेज पर भी रिबेट देती। एज अ टीचर वो जो अर्न करता है ना वो उसकी सैलरी इनकम कहलाती है, जो एम्प्लॉयर उसको देता है एज अ टीचर। इस पर टैक्स निकालना है 27,27,800 पे टैक्स निकालना है, इस पर 25% आएगा। तो टैक्स ऑन सैलरी इनकम निकालनी हो तो सैलरी इनकम आपके पास होनी चाहिए। सैलरी इनकम का टोटल हमें लाजमी करना है हर पर्सन 27,27,800। ये सैलरी इनकम है, इसका टैक्स निकालने के लिए फिर आपको टैक्स रेट का टेबल देखना है। टैक्स रेट का टेबल वही जैसे आपने पहले देखा था। टैक्स रेट के टेबल में फिर ये 5 स्लैब में आएगा। 25 लाख तक फिक्स टैक्स है, 1,95,000। यस सर। 25 लाख से जितनी इनकम ज्यादा है 22,27,800। 25 लाख से कितना ज्यादा है जी? 2,27,800। 2,27,800। उस पर 17.5% टैक्स होगा। 39,000। ये एज अ टीचर वो जो सैलरी कमा रहा है उसका टैक्स आ रहा है 39,865। 39,865। ये एज अ टीचर वो जो सैलरी कमा रहा है उस सैलरी का टैक्स आ जाएगा। कितना आएगा जी? 1,95,000 में 2,34,865। जी 2,34,865। 865 2,34,865 ये एज अ टीचर उसकी सैलरी का टैक्स आ। इस टैक्स पर 25% आया है, सारे टैक्स पर नहीं, सिर्फ इस टैक्स पर 25% आया है। 2,34,865 का 25% लें, फिर माइनस करें जी 58,716। माइनस तो ये टैक्स पेएबल आ जाएगा। टैक्स पेएबल लाइन शाबाश। ये सर आ जाता है 1,81,286। 81,286। टैक्स पेपर ये फोर्थ स्टेप था जी। टीचर्स रिबेट फोर्थ स्टेप था। फिफ्थ स्टेप है फॉरेन टैक्स क्रेडिट, वो इस पैसे में नहीं है। सिक्स स्टेप है एवरेज जीडीपी, वो इस पैसे में है। वो है लेस एवरेज। लाइफ इंश्योरेंस। अब एवरेज जीडीपी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, रेट पर्पस वाले टैक्स को रेट पर्पस वाली इनकम पर डिवाइड करना है। अगर पैसे में रेट पर्पस का टैक्स और रेट पर्पस की इनकम दी हो तो उसको डिवाइड करना है आपने। तो आपके पास रेट पर्पस वाला टैक्स भी है और रेट पर्पस वाली इनकम भी है। इसको मल्टीप्लाई करना है जिस पर रिबेट देनी है, एवरेज रिलीफ जिस पर देनी है, उसके लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अमाउंट अलाउड फॉर रिबेट या रिलीफ। मैंने बताया अब एवरेज रिलीफ किस किस पर देनी है, जिनको मार किया उनको जरूर देखें। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आइटम को पेड मार किया सिर्फ उनको देखें। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 35,000 है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 35,000। यस सर। ये अकेली आइटम दी हुई है ना, इसके साथ जो बाकी दो थे इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक कंपनी शेयर या स्कूप्स बॉन्ड वो नहीं दिए हुए आपको। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो आपसे पे किया है आपके एम्प्लॉयर ने, इस पर एवरेज रेट मिलनी है। उसके बाद ये किस पे मिलेगी? रिलेशन टू इलामा इकबाल, यस रिलेशन सर। टू इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी सरकारी इदारा है। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी 65,000। थर्ड वाला जी कंट्रीब्यूशन टू द अप्रूव्ड पेंशन फंड। कंट्रीब्यूशन टू द अप्रूव्ड पेंशन फंड, इन दोनों पे रिडीम मिलनी है। रिलेशन की अमाउंट 65,000 है।
Yes, sir. और इसकी अमाउंट 60,000। टोटल रिलीफ मिलनी है जी 1,60,000 पर, 1,60,000 पर रिलीफ। Yes, sir. 1,60,000 से मल्टीप्लाई कर, जिस पर रिबेट देनी है, रिलीफ देनी है, रेट पर्पस वाले टैक्स को रेट पर्पस वाले इनकम से डिवाइड करें, जिस पर रिलीफ देनी है उसे मल्टीप्लाई करें। ये आपके पास क्रॉस टैक्स पेबल बताएं शाबाश कितनी रिलीफ आती है, रिलीफ कितनी आती है? 14,181। Yes, sir. ये माइनस कर देंगे 1,81,286 में से 14,181 माइनस कर दें, एवरेज रिलीफ जो है 1,67,105. 1,67,105। 105. क्या आपके पास ग्रॉस टैक्स पेबल आ गया जी? ग्रॉस टैक्स पेबल ये छठा स्टेप था ना? Sir, सेवन स्टेप है जी, स्टॉप कर। 7 स्टेप है। अभी गाइस आपने ग्रॉस टैक्स पेबल कितना है जी? ग्रॉस टैक्स पेबल आपने फाइंड आउट किया जी 1,67,000 105. 105। ग्रॉस टैक्स पेबल के बाद, ग्रॉस टैक्स पेबल के बाद इसमें ऐड होगा ऐड टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक। जब भी सेपरेट ब्लॉक आएगा सबसे पहले आपने कैपिटल गेन की आइटम को देखना है। Yes, sir. कैपिटल गेन में बकायदा मैंने कहा जी गेन ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स अंडर सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम एसपीआई, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, गेन ऑन सेल ऑफ Immovable property. मैंने भी आपको इसकी ट्रीटमेंट भी समझाई है। 25%. गेन ऑन सेल ऑफ प्लॉट हो, गेन ऑन सेल ऑफ रेजिडेंशियल हाउस हो, होल्डिंग पीरियड 4 साल से कम हो, 3 साल से ज़्यादा हो, तो जितना भी गेन हुआ है, जितना भी गेन हुआ है इसका 25% लिया जाएगा। इसका 25% लेना है, इस पर टैक्स लगाना है और इसका टैक्स रेट कितना है? 3.5%, 3.5%। कैपिटल गेन 50 लाख तक हो तो उसका टैक्स है 3.5%। 2,625. 2,600 है, 25. इसका 3.5% है तो 2,625 आएगा। और सेपरेट ब्लॉक में और कुछ भी नहीं आना जी। यहाँ तक आप ऐड करें तो नेट टैक्स पे कर आ जाए 1,69,730. 69,000 730. 713 30 sir. 730. 730। ये आपके पास नेट टैक्स पेबल आ गया। ये 7 स्टेप था। 8 स्टेप है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। लेस कर दे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। बताएं शाबाश टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कितना है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कितना है? 1,65,000 टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है। बाकी बचेगा 4,730। ये आएगा जी नेट टैक्स पेएबल। नेट टैक्स पेएबल विद रिटर्न आ गया। Yes, sir. इसके बाद लास्ट स्टेप है जी एफटीआर, टैक्स अंडर एफटीआर। आर्थिक अनियमितता ही अपना यहाँ पर आपने हेडिंग देनी है कि टैक्स अंडर एफटीआर। Yes, sir. हाँ जी बताएं यहाँ पर एफटीआर की इनकम कौन कौन सी है? एफटीआर कहते हैं फाइनल टैक्स रिजीम। वो इनकम जो इन 5 ब्लॉक्स में नहीं आती, सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन अदर सोर्सेज में नहीं आती, वो एफटीआर की इनकम कहलाती है। हमने जिन चीजों को मार्क किया इसमें से सिर्फ प्राइस ऑन प्राइस बॉन्ड, प्राइस ऑन प्राइस बॉन्ड पर 15% एफटीआर का टैक्स है। एफटीआर का टैक्स है नहीं, प्राइस ऑन प्राइस बॉन्ड कितनी अमाउंट है इसकी? 50,000। इस पर टैक्स है 15% और ये वो टैक्स है जो एट सोर्स कर जाता है। 50,000 का 15% है कितना आ जाए? 75। बस ये टैक्स अंडर एफटीआर का आंसर आ गया 75। तो यहाँ पर आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।